यह वीडियो आपके वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध ताम्रपाषाणकालीन स्थल नबदा टोली ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, नबदा टोली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि जो इसकी खोज है इसका श्रेय एच.डी. संकालिया को जाता है। ठीक है, एच.डी. संकालिया को जाता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है नर्मदापुरम जिले में खेड़ी नामा, कौन सा? खेड़ी नामा, ये भी ताम्र पाषाण काल का स्थल है। उज्जैन का कायथा, ठीक है, उज्जैन का कायथा, मंदसौर का आवरा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ आपको प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। आदमगढ़ की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज है ये आर.बी. जोशी के द्वारा की गई थी। कब? 1964 में की गई थी। और अगर आदमगढ़ कहाँ पर है ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है नर्मदापुरम जिले में है, ये आपको याद रखना है। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो जो भीमबेटका है इसकी खोज का श्रेय श्रीधर विष्णु वाकड़कर को जाता है। इन्होंने इसकी खोज 1957-58 में की थी। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, हथनोरा की अगर हम बात करें तो इसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982, कब? 1982 ईस्वी में की थी। साथ में ही आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। लेकिन अगर हम बात करें कायथा उज्जैन में है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, कायथा उज्जैन में है। लेकिन कायथा की जो खोज है ये विष्णु वाकड़कर ने की थी। किसने की थी? विष्णु वाकड़कर। ठीक है, इन्होंने ये इसकी खोज की थी। तो आपको ये याद रखना है 1964 में ही की थी, लेकिन ये एच.डी. संकालिया ने नहीं की थी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के दो महाजनपदों के मध्य सीमा का निर्माण करती थी? ठीक है, तो देखिए ये 6वीं शताब्दी की बात है जब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, दो ग्रंथ थे। बौद्धों का एक ग्रंथ था अगुंतर निकाय और जैनों का एक ग्रंथ था भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है इसमें अगर उनकी सीमा की बात की जाए तो कितने निकलते हैं? 2। इन दो में से है एक अवंती और दूसरा चेदी महाजनपद। अवंती की अगर हम बात करें तो अवंती की जो राजधानी थी वह 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महेशमती। लेकिन अगर हम चेदी महाजनपद की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। इन दोनों महाजनपदों के बीच एक नदी इनकी सीमा का निर्धारण करती थी और इस नदी का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो इस नदी का नाम था बेत्रावती, अर्थात बेतवा नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये मध्य भारत का आप सभी जानते हैं कि सोमनाथ गुजरात में शिव मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसी प्रकार मध्य भारत का जो सोमनाथ है ये किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भोजपुर शिव मंदिर। भोजपुर शिव मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। राजा भोज के द्वारा कराया गया था और ये कहाँ पर कराया गया था? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औलिकर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो औलिकर वंश की बात करें तो ये जो क्षेत्र है मंदसौर वाला, उसमें इनका शासन रहा करता था। इसलिए आपको याद रखना है कि इनकी जो राजधानी है ये दसपुर थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मंदसौर को दसपुर भी बोला जाता है। तो इनकी जो राजधानी है दसपुर है और इनके जो संस्थापक हैं ये जय बर्मन को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। तो इनका जो संस्थापक है जय बर्मन है, राजधानी है दसपुर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो होलकर वंश के शासक थे इनका योगदान मध्य प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। उन्हीं में से एक थे शिवाजी राव होलकर। कौन थे? शिवाजी राव होलकर। इन्होंने
लाल बाग पैलेस का निर्माण इंदौर में करवाया था। साथ में ही आपको याद रखना है शिव विलास महल, कौन सा, शिव विलास महल, ठीक है, शिव विलास महल। और एक याद रखना है सुख विलास महल, ठीक है, इनका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था ये आपको याद रखना है, इंदौर में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए अमझेरा रियासत आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। तो ये जो धार का क्षेत्र था यहाँ पर ये शासन इनका जो है अमझेरा रियासत चलती थी। तो अमझेरा रियासत की तरफ से मराठा पेशवा बाजीराव और मुगल सूबेदार के बीच 1728 में एक युद्ध होता है जिसे अमझेरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध 1728 में होता है और इसमें विजय पेशवा बाजीराव प्राप्त करता है। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ऐसा कहाँ से माना जाता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की, तो इसकी जो शुरुआत है 3 जून 1857 से मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी नीमच से। नीमच में कुछ सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी, ठीक है। तो यहीं से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए ये डेट वाइज काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। इनका जो जन्म है ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक स्थल है महू, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है इनकी जो मृत्यु है ये कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी ये, ठीक है। साथ में ही 1990 एक और सन याद रखनी है जिसमें इन्हें क्या हुआ था, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वह आम है, इसलिए आम से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो आम अनुसंधान केंद्र है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला जंगली जानवर कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगली जो जानवर हैं ये पाए जाते हैं चीतल, ठीक है। ये कौन से हैं, चीतल। इसका राइट आंसर है सी। लेकिन आपको याद रखना है भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश प्रथम है इसमें। साथ में ही आपको याद रखना है कि बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था। आप सभी जानते हैं कि फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था, ठीक है। इसका जो गठन है 1953 में किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें एक डॉक्टर फजल अली स्वयं थे, साथ में ही दूसरे थे के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। तो आपको यह याद रखना है कि ये 3 सदस्यीय आयोग था। 1953 में इसका गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें, अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी गई। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जैसी जो व्यवस्थाएं भारत में चली आ रही थी वह सभी जो है समाप्त कर दी गई। और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को इसी आयोग की सिफारिश पर किया गया जिसमें 7 संभाग और 43 जिले बनाए गए, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है तो यहाँ आप कर लीजिएगा चंबल, ठीक है। यहाँ पूछना है चंबल संभाग, ठीक है। अब ठीक है, चंबल संभाग का गठन कब हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जो चंबल संभाग है इसका मुख्यालय मुरैना में है। कहाँ पर है, मुरैना में है। और इसमें 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं,
मुख्यालय मुरैना है। जिले इसमें जो है 3 शामिल हैं, कौन कौन से हैं? भिंड है, मुरैना है, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है। ठीक है, 3 जिले इसमें शामिल हैं। इसका जो गठन है, ये गठन 1980 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आप सभी जानते हैं कि प्रथम अगर पुरुष न्यायाधीश पूछे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो इनका नाम था श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। साथ में ही आपको कुछ और प्रश्न याद रखने हैं, जैसे यमुना देवी। ये यमुना देवी जो थी, ये प्रथम ऐसी महिला थी जो विपक्ष की नेता बनी। ठीक है, विपक्ष की नेता बनी, तो आपको याद रखना है। आशा गोपालन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस महिला थी। निर्मला बुच की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव, ठीक है, प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश में 25 जनवरी की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है आशा दिवस। क्या मनाया जाता है? आशा दिवस। ठीक है, साथ में ही आपको याद रखना है 15 नवंबर को मनाते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस। तो इसका राइट आंसर सी है। अगर हम 5 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपीपला, महादेव और मेकाल ये भाग हैं। ठीक है, राजपीपला, महादेव, मेकाल ये किसके भाग हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग हैं। राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए अगर हम सिद्ध बाबा चोटी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये सिद्ध बाबा जो चोटी है ये बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? बुंदेलखंड पठार की। तो आपको ये याद रखना है। धूपगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। साथ में आपको याद रखना है क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये स्थित है, इसीलिए ये सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। सिगार की चोटी की बात करें तो ये मालवा जो पठार है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सद्भावना चोटी की बात करें, इसे गुडविल, ठीक है, क्या? गुडविल भी कहते हैं। तो गुडविल चोटी या फिर सद्भावना चोटी ये जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राचीनतम चट्टानें हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में है, इनका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा किस में पाया जाता है? तो देखिए जो मध्य प्रदेश में हीरा है, आप सभी जानते हैं कि हीरा के लिए पन्ना, सतना, छतरपुर ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन जो हीरा है ये यहाँ पर श्रेणियों के हिसाब से पूछा गया है कि किस पर्वत श्रेणी में ये पाया जाता है या किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अंतर्गत जो बिजावर श्रेणी है उनमें ये जो हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का रेणुकूट या रेणुकूट किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, सिंगरौली जो है ऊर्जा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। नौगांव की अगर हम बात करें तो इसे मध्य प्रदेश का मिनी चंडीगढ़, ठीक है, मिनी चंडीगढ़ कहा जाता है। सुहागपुर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अमरकंटक जो है इसे बॉक्साइट के कारण, ठीक है, बॉक्साइट के कारण मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये रेणुकूट कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिनी चंडीगढ़ नौगांव को कहा जाता है, ये सही है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, ये भी सही है। सोलर सिटी सांची को कहा जाता है, ये भी सही है। नवग्रह नगरी खजुराहो को कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि नवग्रह नगरी ये खरगोन को कहा जाता है। किसको? खरगोन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्माझरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। कर्माझरी वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सही है। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी सही है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1980, ये जो है गलत है, इसकी जगह आना चाहिए था 1972। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम है ये 1972 में बना था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना है, ये सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में बना था। भारतीय वन संरक्षण जो अधिनियम है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है, ये 1980 में बना है, ऐसा याद रखना है। जब आप वन रक्षक बन जाएंगे, क्षेत्र रक्षक बन जाएंगे, तो उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा यूज भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, धारा 33 एक का करना पड़ेगा। साथ में ही आपको ये भी याद रखेंगे कि 1972 की कुछ धाराएं जो शिकार से संबंधित हैं, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन ऐसा तब जब आप वन रक्षक बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है आधिकारिक शुभंकर पाने के लिए भारत में पहले वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं इसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला। ठीक है, तो जो ये है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी ने अपना सबसे पहले शुभंकर 2017 में जारी किया था, भूरसिंह बारासिंघा नाम से। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को 2018 के बाद से टाइगर प्रदेश होने का दर्जा फिर से प्राप्त हो गया था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर प्राप्त हुए थे और इनकी संख्या थी 526। हालांकि कर्नाटक बहुत पीछे नहीं है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर था जिसमें मात्र 2 ही टाइगर कम है। 524 टाइगरों के साथ में ये दूसरे नंबर पर रहा था, तीसरे पर उत्तराखंड रहा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अन कहा लखनऊ, ये किसकी चर्चित पुस्तक है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो आप सभी जानते हैं इसका नाम था पूर्ण चंद्रोदय अर्थात वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र ये किस जिले में स्थापित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जनजातियों के विकास के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना कर रही है। उसी क्रम में सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। श्योपुर के एक स्थल है सेसईपुरा जहां पर इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से चंबल की कौन सी सहायक नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिवना बहती है, सीप नदी बहती है, कूनो नदी बहती है, लेकिन जो बनास नदी है ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती, परंतु ये चंबल की सहायक नदी है। बल्कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है जो राजस्थान में बहती है। अगला प्रश्न है कुंवारी
पाहुज, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों ही नदियां जो है सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर इनका बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को शिवपुत्री भी कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि मां नर्मदा को शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है। इन्हें रेवा, इनके अन्य नामों में रेवा, ठीक है, रेवा मेकाल पर्वत से निकलती है, इसलिए मेकाल सुता आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो देखिए, यमुना में मिलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सिंध इत्यादि आती हैं, लेकिन ये जो टोंस नदी है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के जुलेरी गांव से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जारवानी जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो जारवानी जो जलप्रपात है ये मां नर्मदा नदी पर ही स्थित है और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध परियोजना, ये जो है इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके जो 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, लाभान्वित होने वाले हैं। लेकिन इसके जो उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में किया गया था। और मेधा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रही हैं वो इसी परियोजना या इसी डैम के विरोध में हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न परियोजनाओं की स्थिति पर विचार कीजिए। पहला है राणा सागर, दूसरा है गांधी सागर, तीसरा है जवाहर सागर। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा या कौन से मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो तीनों ही बांध हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर, ये तीनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं। लेकिन आपको याद रखने वाली बात ये है कि इनमें से मध्य प्रदेश में स्थित कौन से हैं। हालांकि ये तीनों ही परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं, लेकिन इनकी स्थिति पर विचार करना है, ऐसा पूछा गया है। काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो आप इसे देखेंगे। राणा प्रताप सागर जो डैम है ये कहां पर है? रावत भाटा, ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अगर हम गांधी सागर की बात करें तो ये मंदसौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। अगर हम जवाहर सागर की बात करें तो ये जो है कोटा, राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि इनमें से मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र परियोजना मंदसौर गांधी सागर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 2। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण धारा जलप्रपात किस पर स्थित है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि दुग्ध धारा, कपिल धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, जारवानी इत्यादि जो जलप्रपात हैं ये मां नर्मदा पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 2002 में प्रथम साइट शामिल हुई थी जिसका नाम था भोजताल, ठीक है। ये कहां पर था? भोपाल में। लेकिन 2022 में 3 नई साइटें जोड़ी गई। एक था सांख्य सागर, शिवपुरी का सांख्य सागर, ठीक है। दूसरा था सिरपुर तालाब और तीसरा था यशवंत सागर झील जो थी ये इसमें शामिल किया गया। तो ये तीनों ही, ये जो है शिवपुरी में है, ये दोनों ही इंदौर में है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे ये 2022 में शामिल किए गए हैं। इससे पहले जो प्रथम साइट थी ये थी भोजताल लैंड जो भोपाल में है। तो इसको मिलाकर के कुल जो साइटें हो गई हैं मध्य प्रदेश में 4 हो गई हैं। इनका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? सिंपल सा प्रश्न है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू, इंदौर के निकट महू
से निकलती है, जहां एक जाना पाव पहाड़ी है जहां से निकलती है और इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो अगर हम सबसे गर्म महीने की बात करें तो मालवा के पठार में मई का जो महीना है ये सबसे गर्म रहता है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में ही सबसे गर्म महीने की बात करें तो ये मई का महीना ही होता है। आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश भी और मालवा भी। चलिए, इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप जानेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान ये मई महीने में रहता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी के महीने में रहता है। मध्य भारत के पठार का सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना ये जनवरी का रहता है। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये आप आगे देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। दूसरी है वर्षा ऋतु जो मध्य जुलाई से मध्य अक्टूबर तक रहती है। तीसरी है शीत ऋतु जो मध्य नवंबर से मध्य फरवरी तक रहती है। तो ये 3 प्रकार की ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, फायान ने किस क्षेत्र की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया था? आप सभी जानते हैं कि जो फायान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसने मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र मालवा का जो पठार है इसकी जो जलवायु है इसको सर्वश्रेष्ठ बताया था। और आप सभी जानते हैं कि मालवा में सम जलवायु पाई जाती है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर डी। 45वां प्रश्न है, जटाशंकर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जटाशंकर महादेव मंदिर नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी नामक स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना में जो गोला मठ है ये मैहर में स्थित है। ठीक है, मैहर में ही माँ शारदा का मंदिर भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुरैना में 8 से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुरैना के नरेसर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? मंगलनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहीं पर महाकाल मंदिर भी स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के बचपन का नाम क्या था? तो जो लता मंगेशकर जी हैं इनका जन्म इंदौर में हुआ था, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके बचपन का नाम अगर हम बात करें तो इनके बचपन का नाम था हेमा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। लेकिन आपको साथ में ही 2 चीज़ें और याद रखनी है। एक तो ये कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो इन्हें 1989 में दिया गया था, और भारत रत्न की अगर हम बात करें तो भारत रत्न 2001 में इन्हें दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे तथा बाद में आरबीआई के गवर्नर बने रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो देखिए जो आरबीआई के ये 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन, इनका मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्म हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका राइट आंसर वी है। आप इसे याद रखेंगे।